Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer Psychology, कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने भौतिक संसाधनों के प्रबंध के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ एक ओर शिक्षण प्रक्रिया में भौतिक संसाधन आवश्यक हैं, तो वहीं दूसरी ओर मानवीय संसाधन भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस प्रकार शरीर में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर से जिस प्रकार आत्मा निकल जाती है तो वह शरीर जो है मृत हो जाता है, उसी प्रकार अगर मानवीय संसाधन के अभाव में विद्यालय को देखें तो वो भी प्रायः मृत ही दिखाई देता है। तो मानवीय संसाधन होते क्या हैं? तो हम इस क्लास में मानवीय संसाधन का अर्थ, मानवीय संसाधन की विशेषताएं, मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग जिसमें कि प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय और प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा माता शिक्षक संघ की भूमिका इसमें क्या होती है, ग्राम शिक्षा समिति की से अपेक्षाएं क्या क्या होती हैं। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं, बट इसमें हम आज उसका पाठ्य मतलब उसका अर्थ, विशेषताएं मानवीय संसाधन के उनके अंग में प्रधानाध्यापक तक ही आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इसके जो शेष पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले मानवीय संसाधन प्रबंध से तात्पर्य क्या होता है? तो हम इसमें कह सकते हैं कि उस उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से होता है इसका तात्पर्य, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के बाद प्रदान किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक मानव संसाधन की कार्य क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जैसा कि हम पहले ही बताए थे। अतः व्यवस्थित मानव संसाधन में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य का वितरण करना ही मानवीय संसाधन का प्रबंध कहलाता है। इसको आपको याद होगा कि हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए थे, जिसमें हमने स्टाफिंग के बारे में आपको बताया था। वही चीज़ है यहाँ पर। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार मानवीय संसाधनों का प्रबंध विद्यालय के सर्वांगीण विकास की वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके तथा मार्गदर्शन करके उसका संपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इसमें हम मानवीय संसाधन के प्रबंध की विशेषताएं देखते हैं। पहला है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से कार्य का योग्यता अनुसार विभाजन संभव हो पाता है। मीन्स जिस एम्प्लॉय की या जो स्किल जिसकी अच्छी है उसको उस कार्य को देना करने के लिए, मतलब कार्यों का उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बंटवारा करना, जो कि इसके थ्रू संभव हो पाता है। सेकंड है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बोध हो पाता है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन के द्वारा ही शिक्षा, विद्यालय तथा समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में संभव हो सकती है। चौथा है, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक माना गया है, क्योंकि जिसका उत्तम शिक्षा व्यवस्था में जिस टीचर को जिस सब्जेक्ट में महारत हासिल है, अगर उसको वो सब्जेक्ट दिया जाता है तो वो बहुत कठिन से कठिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको बहुत इजी वे में समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानवीय संसाधन के प्रबंधन से मानवीय संसाधन का सही दिशा में उपयोग किया जा सकता है। मतलब राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को जो कार्य आता है उसको हम उस कार्य को देते हैं, जिससे कि वो लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक सही डायरेक्शन में काम को ले जाते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लॉस कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संसाधन के प्रबंध से व्यक्तियों में मतभेद की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक को उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है, जो कि एकदम इसमें बताया ही गया है। मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न रहता है, क्योंकि वो उसकी इंटरेस्ट का काम होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग।
मानवीय संसाधन के प्रमुख अंग की अगर हम के विषय में बात करते हैं तो किसी भी संस्थान या विद्यालय में मानवीय संसाधन का प्रबंधन जो होता है वो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र तथा अन्य कर्मचारीगण को ध्यान में रखकर ही किया जाता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख अंश की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं आपके प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, समुदाय। समुदाय में जैसे आपकी ग्राम शिक्षा समिति हो गया, शिक्षक अभिभावक संघ हो गया, छात्र शिक्षक संघ हो गया, और ये कह सकते हैं आपका माता शिक्षक संघ की भी इसमें बात करते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है कि मानवीय संसाधन के रूप में अगर हम प्रधानाध्यापक की बात करते हैं पहले, तो विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया की एक आधारभूत इकाई मानी जाती है और जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो उसका केंद्र बिंदु होते हैं। मतलब वो उस विद्यालय के मुखिया होते हैं जिनके इंस्ट्रक्शंस को सबको फॉलो करना पड़ता है। तो विद्यालय की जो समस्त क्रियाएं हैं और विद्यालय का जो समस्त जीवन है, हम कहते उन्हीं पर मुख्य रूप से आधारित होता है। तो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में प्रधानाध्यापक का व्यक्तित्व एक अच्छे प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन से ही विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रधानाध्यापक अपनी जो संतुलित और अनुभवी दृष्टि, व्यक्तित्व की विशिष्टता एवं अपनी योग्यता और कर्मठता से अपने स्कूल के शिक्षकों का या अपने कॉलेज के शिक्षकों का नेतृत्व करके विद्यालय को निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में सफल होता है। तो जो पहले से प्लान है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको उस तक सफलतापूर्वक पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रधानाध्यापक को हम कह सकते हैं जैसे कि सौरमंडल की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के समान है जिनकी चारों तरफ समस्त अध्यापक जो होते हैं ग्रहों की भांति कार्य करते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं। जो प्रधानाध्यापक के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर करती है। तो इसी बात से हम ये कह सकते हैं कि इनका जो भूमिका है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानाध्यापक शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया के संपादन में एक महत्वपूर्ण कारक हैं और उनका व्यक्तित्व पूरे विद्यालय प्रबंधन यथा कह सकते हैं शिक्षकों की कार्यशैली व शिक्षण कला को भी प्रभावित करता है। एक अच्छे विद्यालय में प्रबंधन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानाध्यापक के के अंदर कुछ गुणों के विषय में बताया गया कि जो कि उनके अंदर होना आवश्यक है। इसमें से पहला है कि प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका होती है। जैसे कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका है, तो उसकी प्रत्येक भूमिका का उद्देश्य जो होता है विद्यार्थी को एक ऐसा वातावरण प्रदान कराना होता है जिसमें कि वह अपने आप को विद्यालय की शैक्षिक व अन्य गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से संलग्न करते हुए सर्वांगीण विकास की दशा को प्राप्त कर सके। प्रधानाध्यापक को एक ओर तो छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के प्रति उत्तरदायी होना होता है तथा दूसरी ओर समाज और विभाग के प्रति भी उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। तो हम कहते हैं प्रधानाध्यापक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसकी स्थापना समाज में ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई है जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली, मानसिक रूप से जागरूक, नैतिक रूप से ईमानदार, भावात्मक रूप से स्थिर, सांस्कृतिक रूप से सभ्य तथा सामाजिक रूप में दक्ष हों। अब इसकी इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है कि प्रधानाध्यापक को एक सुगमकर्ता होना चाहिए। जैसे कि जो प्रधानाध्यापक जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को एवं विद्यालय के मध्य परस्पर संबंधित
संबंध स्थापित करने में एक सुगमकर्ता के रूप में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। उसे आज की आवश्यकता, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या नीड है, और बदलते परिदृश्य को समझकर कि भविष्य में के विषय में जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, उसके विषय में पहले से आकलन करके उसी के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि प्रबंधन लक्ष्य तथा आवश्यकता पर आधारित होता है। हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है और हमारी क्या आवश्यकता है, इन दोनों ही चीज़ों पर वो आधारित होता है। प्रबंधन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे नतीजे जो होते हैं या अच्छे परिणाम जो होते हैं वो समूह में कार्य करने पर मिलते हैं, टीम में काम करने पर हमें मिलते हैं। तो जो प्रधानाध्यापक की भूमिका उसी समय उसको सफल माना जाता है जब वह विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करने में सफल हो सकें जहां जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव के स्थान पर ज्ञानात्मक अधिगम प्रक्रिया द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकें। अब तीसरा जो पॉइंट है, जो गुण है, वो कुशल प्रेरणादायक होना चाहिए। एक मोटिवेटर के रूप में उनके अंदर एक मोटिवेटर की भूमिका वो अदा करते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक में शिक्षक समूह में आत्मविश्वास बढ़ाने का गुण होना चाहिए, उनका मोरल बूस्टअप करने का, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, उनके अंदर ऐसा गुण होना चाहिए। एक मोटिवेटर का रोल वो प्ले करें। वह शिक्षक के द्वारा किए गए काम के सकारात्मक पहलुओं का जिक्र करके उन्हें प्रोत्साहित करें तथा नकारात्मक पहलुओं को पहचानने में उनकी मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर, जो शिक्षक हैं, वो अपने अंदर सुधार ला सकें। प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक, अब मोटिवेशन क्या होती है उसके विषय में बताया गया। एक ये भावात्मक शक्ति है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करती है, हमें एनर्जाइज करती है। एक कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति, एक प्रेरणा क्या होती है, इस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो वो जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब तरह की एक हमें एनर्जी सी फील होती है कि हम उस दिशा में जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो एनर्जी बनी रहती है। तो प्रेरणा एक प्रकार की भावात्मक शक्ति होती है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रदान करती है। प्रधानाध्यापक में सहयोगियों के आंतरिक एवं बाह्य प्रेरणा के माध्यम से प्रेरित करने का गुण होना चाहिए ताकि वे गुणों से प्रेरित होकर कार्य को सही ढंग से कर सकें। मतलब अगर कुछ उनके अच्छे पॉइंट्स हैं तो उनके लिए उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, अगर कुछ नकारात्मक हैं तो उनके विषय में उनसे ऐसे बात करनी चाहिए कि जैसे उनकी कमियां भी पता चल जाएं, उनको बुरा भी ना लगे और वो उसको सही करने के लिए सही दिशा में जागरूकता के साथ कार्य करें। चौथा पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता। किसी संस्था की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमों का पालन तथा अनुशासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अतः प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं नियमों का पालन करते हुए एक ऐसी विश्वसनीयता अपने सहयोगियों के बीच उत्पन्न करे कि उसका आचरण उस पूरे समूह के लिए अभिप्रेरित करने वाला हो, लोग उनसे इंस्पायर हों। प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रतिबिंब होता है, जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। तो उनकी प्रेरणा शक्ति से छात्र उन समस्त अवसरों का सदुपयोग करने में सफल हो सकते हैं जो उन्हें विद्यालय में प्रदान किए गए हैं। प्रधानाध्यापक को एक ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व करना होता है जो शैक्षिक योग्यता में प्राय समान होते हैं। उनका नेतृत्व तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। ऐसा सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिनायक नहीं बल्कि उन्हें अपने साथियों की योग्यताओं तथा क्षमता में निष्ठा रखते हुए लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को ग्रहण करना होगा। अब चौथा पॉइंट है मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। प्रधानाध्यापक में मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो उनका व्यवहार है, लोक व्यवहार भौतिक वातावरण से प्रभावित ना हो तथा निष्पक्ष हो। मतलब वो पार्शियलिटी उनके अंदर ना पाई जाए कि भेदभाव वो ना करें, बल्कि वो निष्पक्ष रूप से सबकी प्रॉब्लम्स को सुनें और डिसीज़न लें। तो प्रधानाध्यापक का ये कर्तव्य है कि वह अपने सहयोगी अध्यापक मंडल तथा कर्मचारियों में मित्रवत संबंध या संपर्क बनाएं।
वही बात है, विद्यालय की समस्त क्रियाओं का आयोजन छात्रों के लिए होता है, अतः छात्रों के साथ अधिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का, उनके बीच किस तरह की एनवायरनमेंट है ये जानने का, उस मतलब उनको रियलिटी से वो के प्रति वो जागरूक हो सकें, उसको समझ सकें और अपने से चीज़ों को अपने लेवल से व्यक्तिगत रूप से उसका इवैल्यूएशन कर सकें। प्रधानाध्यापक को विद्यालय व अभिभावकों के बीच की कड़ी के रूप में भी अपना उत्तरदायित्व ठीक से निभाना चाहिए। मतलब उनके पास बहुत सी जैसा कि पहला पॉइंट था, तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको कि उन्हें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही जागरूकता के साथ, सकारात्मकता के साथ निभानी होती हैं। जो 6 पॉइंट है, एक कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रधानाध्यापक का सबसे प्रमुख कर्तव्य होता है विद्यालय का सफल संचालन करना, जो कि सभी जानते हैं। विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या कहें वो तभी संभव हो सकता है जब प्रधानाध्यापक एक कुशल प्रशासक हो। कुशल प्रशासक होने के लिए उनमें प्रशासकीय योग्यता होनी चाहिए। वह कुशल प्रशासक तभी हो सकते हैं जब उनमें अच्छा नियोजन, जो कि हमने बताया था प्लानिंग, अच्छा संगठन करने की, नियोजन करने की, प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइज करने की, शिक्षक एवं छात्रों से आसानी से काम लेने की क्षमता हो तथा अन्य कर्मचारियों से उनके कार्य के प्रति अच्छे संबंध हों। प्रधानाध्यापक को अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समस्त क्रियाओं को सही ढंग से क्रमायोजित करें तो प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक समय उपलब्ध हो जाता है। समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि इसमें नेक्स्ट एक आप में टॉपिक भी है जो कि हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। तो समय एक महत्वपूर्ण संसाधन है। समय प्रबंधन विद्यालय के प्रत्येक कार्य से जुड़ा है, जैसे कि पाठ्यक्रम को सही समय पर पूरा करना, साथ में समय पर मूल्यांकन करना, परीक्षा परिणाम घोषित करना, छात्रवृत्ति का समय पर वितरण आदि। इसका समुचित प्रबंधन कर प्रधानाध्यापक कार्य को सही ढंग से करने के साथ साथ धन, श्रम और ऊर्जा का अपव्यय भी वो रोक सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था इसमें कि मानव संसाधन प्रबंधन में कार्यों का बंटवारा, मतलब जिस सही व्यक्ति को, मतलब किस व्यक्ति की कौन सी स्किल है अच्छी है, उसको पहचान के उनको काम का बंटवारा करना, जिससे कि वो कम समय में, कम लागत में और बिना किसी तरह के नुकसान के और कम मेहनत में अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये भी उनकी एक प्रबंधन का एक स्किल है, एक कार्य है जो कि किसी प्रशासक को आना चाहिए। और ये उनका प्रधानाचार्य का भी एक प्रमुख गुण है, क्योंकि वो भी एक कुशल प्रशासक होते हैं। चरित्र नेक्स्ट पॉइंट है जो, तो चरित्र के विषय में हम कहेंगे कि चरित्र प्रत्येक मनुष्य का एक नितांत व्यक्तिगत गुण होता है, और परंतु प्रधानाध्यापक का जो चरित्र है वो एक निजी संपत्ति की वजह से सार्वजनिक महत्व अधिक होता है। तो प्रधानाध्यापक के एक जो अच्छे चरित्र एवं आचरण से जहाँ एक और शिक्षक भयमुक्त होकर शिक्षण कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक के आदर्श चरित्र एवं आचरण को जाने अनजाने में शिक्षक अपनी जीवन शैली में भी समाविष्ट करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सकारात्मक सोच। प्रत्येक प्रधानाध्यापक अपने निर्धारित क्षेत्र में प्रगति के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। कुछ संस्था प्रमुख निश्चित की गई प्रगति को समय में प्राप्त कर लेते हैं तथा कुछ को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक सकारात्मक सोच वाला जो प्रधानाध्यापक होता है, विद्यालय में कम संसाधनों के होते हुए भी अपने अच्छे प्रशासन एवं प्रबंध कौशल के आधार पर अपने निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा में ही प्राप्त कर लेता है तथा कार्यरत अभिकर्मियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सकारात्मक सोच होती है, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, वो आपको इस तरीके से आप उसमें बिहेव करते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिससे कि आप अपने अधीनस्थों को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे कि उनका मोरल बूस्टअप होता है। और जब मोरल बूस्टअप होता है तो फिर आप
देखते हैं कि आप कितने भी कठिन काम को बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि आपको एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस था कि आप वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। प्रधानाध्यापक को का देश तथा समाज की उन्नति से प्रत्यक्ष संबंध जुड़ा हुआ होता है। यदि वह उपयुक्त गुणों उनके अंदर नहीं है, अगर उपयुक्त गुण जो भी दिए गए हैं, तो वह अपने पद के कर्तव्यों और दायित्वों को समुचित ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। अतः प्रधानाध्यापक में हम कह सकते हैं कि ये सब उनके सफल प्रबंधन के लिए, मतलब प्रधानाध्यापक को जो सफल प्रबंधन वो करना होता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि उनको ये सारी गुण उनके अंदर हों, जिससे कि उनके अंदर वो मतलब जिसके थ्रू वो लोगों को समझा सकें, कार्य के प्रति उनका लगाव हो, दृढ़ता हो, हितों तथा परिस्थितियों को समझने की क्षमता हो, उत्तरदायित्व मतलब समझने की क्षमता, उत्तरदायित्व मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझ सकें, बौद्धिक क्षमता, सामाजिक चेतना, पहल करने की क्षमता, साहस, मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता, व्यवसायिक ज्ञान, निष्ठा, कुशल प्रशासकीय क्षमता, उच्च चरित्र आदि गुण को वो समझ सकें। कहने का मतलब उनके अंदर हों। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक के अंदर इन सब गुणों का होना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इन गुणों के आधार पर इन गुणों की वजह से ही वो एक अच्छे कुशल प्रबंधक और प्रशासक बन सकते हैं। वह इन्हीं जो हमारे यहाँ बदलते परिदृश्य हैं, जो बदल रहा है इतना जल्दी से समय, तो वर्तमान की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और भविष्य में क्या हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और प्लानिंग के थ्रू अपनी संस्था के जो समय सीमा के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित उन्होंने किया है, उसको अपने अभिकर्मियों के सहयोग से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और विद्यालय के सभी विद्यालय जो है उनका है वो सर्व सुविधा युक्त गुणात्मक शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएगा और एक अच्छा विद्यालय माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं वो एक मुखिया की तरह होते हैं। जैसे कि परिवार में एक मुखिया होता है, उसी तरह विद्यालय के जो मुखिया हैं वो हमारे प्रधानाध्यापक होते हैं। और उनका जो रोल है, वो उनकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। और जिससे और उन्हें एक कह सकते हैं कि उनके अंदर सकारात्मकता, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने वाले होने चाहिए और अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए वे उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रधानाध्यापक को एक मानवीय संसाधन के रूप में यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शिक्षक एक मानवीय संसाधन के रूप में। तो हम आज हम केवल प्रधानाध्यापक तक ही यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम शिक्षक एक मानवीय संसाधन से स्टार्ट करके लास्ट पॉइंट तक जाएंगे या पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए थैंक यू।